नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे ज़रूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी जहाँ क्वेश्चन करेंगे सभी जहाँ महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पहले भी एग्जामों में इनमें से बहुत से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन जहाँ यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ग्रामम गच्छन तीर्णम सपरिस्ति, गाँव को जाते हुए तिनकों को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एग्जाम में ये उदाहरण भी आ सकता है और पूछ लिया जा सकता है कि इसमें कौन सी विभक्ति हुई है, तो द्वितीय जो इसमें विभक्ति हुई है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया कि ये उदाहरण दे दिए गए, उसमें पूछ लिया गया कि द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है। या कई बार जब उल्टा दे दिया जाता है, एग्जाम में सूत्र दे दिया जाता है और उसका उदाहरण पूछ लिया जाता है कि इस सूत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आपने सभी तरीके से उसको याद रखना है। तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, तथा युक्तम च अनिप्सितम। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह ही क्रिया से संबंधित रहते हैं, तो उनकी होती है कर्म संज्ञा। जैसे ओधनम बुंजानो विषम भुंगते या ग्रामम गच्छन तीर्णम सपरिस्ति। तो ये जो दोनों दो उदाहरण हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों ही आपने याद रखना है। और जो यहाँ पर आया है एकादितम च, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत 16 जो धातुएं हैं वो व्यापदी धातुएं ये आती हैं, तो इसका उदाहरण भी एक जरूर एग्जाम में आ जाता है, तो यह भी जो आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर द्वियमनम का है, इत्यत्र का समास है। यहाँ पर द्वियमनम में समास कौन सा है, या कई बार एग्जाम में सूत्र भी आ सकता है कि ये जो यहाँ पर द्वियमनम है इसमें सूत्र कौन सा लगा है। तो पहले तो जाए यहाँ पर द्वियमनम में समास कौन सा है, इसमें रहेगा ऑप्शन सी अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास की पहचान है कि उसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पर अव्यय उपसर्ग नहीं दिया गया है। द्वियमनम एक सूत्र है नदीभीष्ट, तो ये क्या करता है, नदी विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का समास होता है, और इसके साथ एक वार्तिक लगता है समाहारे च अमिष्यते। यह समाहार में होता है, अर्थात समस्त पद का अर्थ जो यहाँ पर समाहार होता है। तो यह जो नदीभीष्ट जो सूत्र है ये यहाँ पर इसमें अव्ययभाव समास करेगा। और जैसे यहाँ पर यह द्वियमनम आया है, द्वयोयमनयो समाहार है, दो यमनों का समूह। तो इसके साथ एक अन्य उदाहरण भी जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसी से मिलता जुलता उदाहरण है पंचगंगम। तो ये दो महत्वपूर्ण जो है इसके उदाहरण हैं, पंचगंगम और द्वियमनम। दोनों में जो है नदीभीष्ट सूत्र है ये लगता है। और अगर एक सूत्र पूछा गया तो नदीभीष्ट आ जाएगा, और अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नदीभीष्ट सूत्र के साथ और अन्य दूसरा सूत्र कौन सा है, तो समाहारे च अमिष्यते यह सूत्र लगता है नदीभीष्ट के साथ। अव्ययभाव समास यहाँ पर ये करेगा, और पंचगंगम और द्वियमनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हलो अनंतरा, ये जो यहाँ पर सूची 1 और 2 इन दोनों को आपने आपस में मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच हुआ है। तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है, तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा हमारा ऑप्शन सी। तो हलो अनंतरा संयोग हैं, और विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त जिसमें उसमें होता है केवल समास। और प्रायण अन्य पद पदार्थ प्रधान है, जहाँ पर अन्य पद प्रधान होगा तो वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। और जहाँ पर कोई लक्षण दिखा देते हैं तो ये वाला सूत्र है इत्थम बोथ लक्षण है। तो सी आंसर ऑप्शन सी जाए यहाँ पर रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है भूत बलि।
तो भूतबली इसमें समास करने वाला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो इसमें जो सूत्र माना गया है ये रहेगा ऑप्शन बी। एक सूत्र है चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षितई। ये क्या करता है? चतुर्थ अंत के अर्थ के निमित्त जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ तथा अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित इन पदों के साथ चतुर्थी अंत का समास होता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है भूत बलि, भूतव्य बलि, तो ये जो है इसका यहाँ पर उदाहरण रहेगा। और इसी से इसके अन्य जो उदाहरण भी हैं जो एग्जाम में इसके साथ ही आ सकते हैं। यूप दारू है, यूपाय दारू, यूप गे दारुसु, और जैसे भूतबली हो गया, गोरक्षितम, गोहितम, गोसुखम, और इससे यवागु है। तो इनमें जैसारों में ये सूत्र यहाँ पर लगेगा, चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षितई। अगला क्वेश्चन है क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ का स्यात्। तो क्रियायाम स्वतंत्रेण विवक्षित अर्थ है, तो इसमें से आंसर है हमारा ऑप्शन सी। उसमें रहेगा कर्ता का या कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो स्वतंत्र कर्ता जो सूत्र है ये इसमें लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसा विदधि न क्रिया विवेका परमाप्तम पदम। तो इति वाक्यस्य कर्ता, तो इसके जो यहाँ पर कर्ता है ये कौन है? या एग्जाम में कई बार आ सकता है कि कहाँ से ये लिया गया है। तो महर्षि जो भारवी हैं इनके द्वारा वाक्य कहे गए हैं और किरात अर्जुनियम में। और जो किरात अर्जुनियम है इसमें किरात जो है भगवान शिव के लिए आया है और अर्जुन इसमें नायक, द्रौपदी नायिका है। 18 इसमें सरग हैं। और महर्षि जो भारवी है इनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। तो इतने बातें हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, और इसमें जो ये क्या कहा गया है सहसा विदित न क्रिया विवेका परमाप्तम पदम, कि हमें जो कोई भी जो कार्य है वो अचानक से नहीं करना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए। इससे तो आपको जो है विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में पूरी तरह से जान ले, उसके बाद ही कार्य को आरंभ करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर खंड काव्य का। खंड काव्य इनमें से कौन सा है? तो खंड काव्य का जो उदाहरण है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, मेघदूत। मेघदूत जो है यहाँ पर एक खंड काव्य का उदाहरण है और महर्षि जो कालिदासन के द्वारा ये रचित है। 115 जो है इसमें श्लोक हैं। पहले जो खंड है उसमें 63, दूसरे में 52। तो इस प्रकार से 115 श्लोक हैं। और श्रृंगार वियोग जो है उसका इसमें रस का प्रयोग किया गया है। मंदक्रांता इसमें छंद हैं। और नायक नायिका की बात करें तो यक्ष और यक्षिणी इसमें नायक नायिका हैं। उपजीव्य ग्रंथ है इसका रामायण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गीति काव्य का है। गीति काव्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है? दोस्तों एग्जाम में चाहे खंड काव्य पूछा जाए या गीति काव्य, तो आंसर हमारा मेघदूत जो इसमें रहेगा। एग्जाम में गीति काव्य भी आ सकता है या जो खंड काव्य है, तो मेघदूत जो यहाँ पर सी आंसर हमारा रहेगा। और मेघदूत, मेघ को दूत के रूप में, मेघ को जो दूत के रूप में इसमें भेजा गया था जब यक्ष को जो है श्राप दे दिया गया था। तो उसके बाद जो है रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लगे थे। अपनी प्रियतमा से दूर हो गए थे तो मेघ को जादूत के रूप में अपनी प्रियतमा के पास संदेश लेकर ये भेजते हैं। तो इसलिए इसका नाम जो यहाँ पर रखा गया है मेघदूत।
और जो यहाँ पर एक कुमार संभव है, ये महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 17 इसमें सर्ग है और कुमार कार्तिकेय की जन्मोत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। और जो यहाँ पर ये रघुवंश आया है, ये भी जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 19 इसमें सर्ग हैं, 1569 इसमें श्लोक हैं। और उपजीव्य ग्रंथ इसका रामायण है, 31 और कहीं कहीं पर 29 राजाओं का इसमें वर्णन आपको देखने का मिलेगा। और जो मृच्छकटिकाय है, ये है शूद्रक के द्वारा रचित। और काव्य विधा में जो है ये यहाँ पर प्रकरण जो है रहेगा रूपक का दूसरा भेद, और इसमें है 10 अंक। अगला क्वेश्चन है मेघदूतस्य उपजीव्य काव्यमस्ति। मेघदूत का जो उपजीव्य काव्य है, ये इनमें से क्या माना गया है? तो मेघदूत का जो उपजीव्य काव्य है, तो ये रामायण को माना गया है। तो ये जो है रामायण को माना गया है, इसका उपजीव्य काव्य है रामायण। तो क्वेश्चन हमारा प्राभुएं अपि उत्सव एव मानिनाम इदम वाक्यमस्ति, यह वाक्य लिया गया है। तो ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑप्शन ए किरात अर्जुनम से, जो महर्षि भारव के द्वारा रचित है और उनको अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। प्राभुएं अपि उत्सव एव मानिनाम। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसको ये उक्ति कही है। तो स्वाभि अर्थात पराक्रमी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों की पराजय भी उत्सव स्वरूप ही होती है। क्या कि पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों की पराजय भी उत्सव रूप ही होती है। और किसने ये किसको कहे हैं? तो द्रौपदी जो है ये महाराज युधिष्ठिर से कहती है। ये आपने याद रखना है। प्रथम जो सर्ग है वहाँ से ये लिया गया है। और महर्षि जो भारवी को आत्मपत्र भारवी भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्जंती ते मूर्धि है पराभव भवंती मायवेशी न मायविन है। तो ये जो यहाँ पर आया है उक्ति है या सुक्ति है, तो ये कहाँ से ली गई है? यह ली गई है किरात अर्जुनम से। ये जो किरात अर्जुनम जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत से कोई सा भी संस्कृत का एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। सुक्तियाँ तो जरूर आ जाती हैं एग्जाम में, और कई बार जो इनका जीवन परिचय पूछ लिया जाता है महर्षि भारवी का। तो इनका जीवन परिचय भी जो हमारे द्वारा पहले कराया गया है और क्वेश्चन भी कराए गए हैं इनके। तो अगर आपने नहीं देखा है, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उसमें जो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर वर्जंती ते मूर्धि प्रभाव भवंती मायविषय न मायविन है। प्रविश्य ही ग्रंथि सठ तथा विधान समृत अग्निश्यता इसमें है कि इसमें क्या कहा गया है कि मंद बुद्धि वाले वे लोग पराजय को प्राप्त करते हैं जो कपटचारियों के प्रति कपटी नहीं होते हैं, क्योंकि धूर्त लोग उसी प्रकार के सरल निकट लोगों के रहस्यों को जानकर, भीतरी संपूर्ण बातों को जानकर उन्हें उसी प्रकार विनष्ट कर देते हैं जिस प्रकार तेज बाण कवच इत्यादि से अनाच्छादित अंगों वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैं। क्या कहा गया है एक बार जो दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण कई बार जाए ये सुक्ति जो एग्जाम में पूछी गई है कि मंद बुद्धि वाले मूर्ख वे लोग सर्वदा पराजय अर्थात तिरस्कार को प्राप्त करते हैं जो कपटाचारियों अर्थात कपट करने वालों के प्रति कपटी नहीं होते हैं, क्योंकि धूर्त लोग जो होते हैं दुष्ट लोग वो उस प्रकार के सरल निकट लोगों के रहस्यों को जानकर, भीतरी संपूर्ण बातों को जानकर उन्हें उसी प्रकार विनष्ट कर देते हैं जिस प्रकार तेज बाण कवच इत्यादि से अनाच्छादित अंग वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैं। तो महत्वपूर्ण जो ये सुक्ति है किरात जन्म से ये ली गई है। नेक्स्ट है पंचाली रीति मूर्धन्य कवि। पंचाली जो रीति है इसके मूर्धन्य कवि इनमें से किन्हें माना गया है? तो ये जो महर्षि बाणभट्ट हैं इन्हें जो इसके कवि माना गया है। और महर्षि जो बाणभट्ट है इनका जो जीवन परिचय है ये हमारे द्वारा पहले वाली वीडियो में
कराया गया है। तो आप जो है पहले वाली जो वीडियो है उनको भी जरूर देखिएगा। इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है कादम्बरी, और कथा है गुणाढ्य कथा है, 2 खंडों में बटी हुई है, श्रृंगारस है, और चंद्रापीड़ और पुंडरीक उसके 3 जन्म कथा इसमें बताई गई है। कादम्बरी से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कादम्बरी का जो अर्थ है ये मदिरा जो है रहेगा। अगला क्वेश्चन है जसत्व संधि सूत्रमस्ति। जसत्व संधि करने वाला जो सूत्र है ये इनमें से कौन सा है? तो एक सूत्र है झलाम जसंते। ये क्या करता है? झलों को जस ये करता है। वाघहरी वाघहरी ये आपने सुना होगा। तो तीसरा जो वर्ण है क ख ग वाघहरी, तो इस प्रकार जो जसत्व करता है तीसरा। नेक्स्ट है प्रायण पूर्व पद प्रधान समास है। ऐसा समास कौन सा है जिसमें पूर्व पद प्रधान रहता है? तो ये जो यहाँ पर अव्ययभाव जो समास आया है इसमें होता है पूर्व पद प्रधान। तत्पुरुष में उत्तर पद होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु में जो पूर्व पद है ये संख्यावाची दिया गया होता है। नेक्स्ट है प्रायण उत्तर पद प्रधान है, और उत्तर पद इसमें से किस में प्रदान होता है? तो उत्तर पद होता है ये तत्पुरुष समास में। नेक्स्ट है एतेषु प्रथम पुरुषस्य कर्ता अस्ति। प्रथम पुरुष का जो कर्ता है ये इनमें से कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन बी रहेगा श, ये है प्रथम पुरुष का श तौते, और मध्यम का त्वम युवम युवम, और उत्तम अहम आवाम वहम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लकार। लकार जो है इनकी संख्या कितनी होती है, या कौन कौन से लकार होते हैं? तो लकार जो है इनकी संख्या जो माने गई है ऑप्शन बी 10 जो लकार माने गए हैं। और कौन कौन से होते हैं? जैसे लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग। और जो लेट लकार है उसका प्रयोग होता है वेद काल में। तो लकारों की संख्या 10 जो मानी गई है। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। लिट का जो प्रयोग है ये प्रोक्ष काल में होता है, अनदतन भूतकाल में। प्रोक्ष से लिट सूत्र है उसे लिट लकार इसमें होता है। लुट लकार जो है इसका प्रयोग अनदतन भविष्यत काल में होता है, और अनदतने लुट सूत्र है ये इससे लुट लकार होता है, और भविता भवितारो भवितार हैं, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। और जो लिट लकार है इसका प्रयोग सामान्य भविष्यत में होता है, और भविष्यते भविष्यता भविष्यंती इस तरह से रूप चलते हैं। लिट से चाहे सूत्र से होता है लिट लकार। और लेट जो है इसका प्रयोग वेदों में होता है। लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञा देने के लिए। तो जैसे इसके रूप चलते हैं भवतु भवताम भवन्तु। और लंग लकार का प्रयोग होता है अनदतन भूतकाल के लिए, अभवत अभवताम अभवन। अनदतने लंग सूत्र है जिससे लंग लकार होता है। और जो लिंग लकार है इसका प्रयोग होता है विधि अर्थ में, विधि प्रेरणा निमंत्रणा, तो वहाँ पर जो विधि लिंग लकार होता है। और जो लुंग लकार है इसका प्रयोग होता है सामान्य भूतकाल में, अभूत अभूताम अभुवन, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। और लिंग लकार इसका यह है हेतु हेतुमत भावार्थ में। लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो एक सूत्र है, इससे होता है लिंग लकार। और अभविष्यत अभविष्यताम अभविष्यन, इस प्रकार से जो लिंग लकार के रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से 10 जो लकार यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 को संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा? तो 50 जो इसको लिखा जाएगा 5 500 5 10 15। नेक्स्ट है कवि हैं। तो इसमें कवि तो शब्द रूप है हर्षव ई कवि। और पूछा गया है कि यहाँ पर जो रेखांकित है, रेखांकित पद का विभक्ति, इसमें जो विभक्ति है ये कौन सी आई है? तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सी आंसर रहेगा। और इसके जो रूप है ये कैसे चलते हैं? हर्षव ई है तो कवि 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 हैं, जैसे हरि जो है हरि के रूप चलते हैं, ऐसे ही कवि के रूप चलते हैं। कवि 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 है, कवीम कवि कवीन।
तो प्रथम पुरुष का जो है यहाँ पर ये जो है लिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है क मादते रेखांकित पद का विभक्ति, इसमें जो विभक्ति है ये कौन सी आई है? तो कह जो शब्द रूप है वो उसका इसमें प्रयोग किया गया है, और इसमें जो विभक्ति है ये रहेगा ऑप्शन डी। प्रथमा जो विभक्ति है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। विसर्ग जो है विसर्ग को ओ हुआ है। और रूप कैसे चलेंगे? तो कह कव के कम को कान केन का भ्यम कई कस्मी का भ्यम के भय कस्मात का भ्यम के भय कस्य कह हो केशाम कस्मिन कह हो केशु। तो इस प्रकार से जो क जो शब्द रूप है कौन इसका अर्थ होता है, तो इसके जो रूप है ये इस तरह चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किम आश्चर्यम अत्र किम पदस्य मूल शब्द। किम जो है इसका मूल शब्द यहाँ पर कौन सा लिया गया है? तो इसका जो अगर हम मूल शब्द की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। किम शब्द रूप है, किम का अर्थ होता है क्या, और नपुंसकलिंग जो है इसमें इसके रूप यहाँ पर जो चलेंगे। और पहली जो दो विभक्ति होती हैं यही सिर्फ जो है नपुंसकलिंग में अलग होती हैं, बाकी और जो विभक्ति होती हैं सभी पुल्लिंग की तरह चलती हैं। अब किम जो है इसके रूप कैसे चलेंगे? जैसे किम के कानी केन का भ्यम कई कस्मी का भ्यम के भय कस्मात का भ्यम के भय कस्य कह हो केशाम कस्मिन कह हो केशु। तो इस तरह से जो है इसके रूप चलते हैं। और अगर जैसे एग्जाम में यहाँ पर ईदम दिया गया है, ईदम का जो है नपुंसकलिंग में पूछ लिया जाता, तो इसी तरह से पहली दो विभक्तियाँ जो है अलग होंगी, बाकी सभी जो है पुल्लिंग की तरह चलेंगी। तो ईदम इमे इमानी ईदम इमे इमानी, तो ये जो पहली दो विभक्तियाँ हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर पुल्लिंग की तरह ये बनेगा अनेन अभ्याम एभि अस्मै अभ्याम एभ्य अस्मात् अभ्याम एभ्य अस्य अन्यो एसाम अस्मिन अन्यो एसु। तो बाकी जो है यहाँ पर पुल्लिंग की तरह बनेंगे। नेक्स्ट है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ, इनसे जो बोले जाने वाला वर्ण है ये कौन सा है? तो दंत और ओष्ठ वकारस्य दंतोष्ठम एक सूत्र है, उससे ये दंत और ओष्ठ से बोले जाने वाला जो वर्ण है वकारस्य दंतोष्ठम। तो यहाँ जो शीर्षक रहेगा ऑप्शन बी व। तो दंत और ओष्ठ इनसे बोला जाएगा व वर्ण। और अन्य जो उच्चारण स्थान है ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो एक बार जो इनको भी देख लेते हैं। जैसे इचु ऐसा नाम तालु, ई और चवरग, य और तलव्यश, तो इन सभी का जो उच्चारण स्थान है ये तालु से होता है। रीटु सा नाम मूर्धा, री और ट्वरग, र और मूर्धन्य श, इनका जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा से होता है। लरी तुलसा नाम दंता, लरी और त्वरग, और उसके बाद ल और ये सड़क वाला स दंत से। तो इन सभी का जो उच्चारण है ये दांत से होता है। उपपद्यमान नाम औष्ठव, उ और प्वरग, इनका जो उच्चारण स्थान है ये होठों से माना गया है। उसके बाद है यमगणनम, यमगणना नाम नासिका या यमगणनम आप कह सकते हैं। तो 5 जो इसमें वर्ण है इनका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। और कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु, ए और आई, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। ओ दैतो कंठोष्ठम, ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान ये कंठ और ओष्ठ से होता है। जीवमूल्य से जीवमूलम, तो जीवमूल का जो स्थान है जीवमूल से होता है। तो इस प्रकार से जो उच्चारण स्थान है ये आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंठ ओष्ठ वर्ण। तो कंठ और ओष्ठ इनसे बोले जाने वाला जो वर्ण है ये कौन सा है? तो कंठ और ओष्ठ से ओ दैतौ कंठोष्ठम, ओ और औ, इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और ओष्ठ से होता है। तो ओ दैतौ कंठोष्ठम,
ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असत्यम। तो ये जो यहाँ पर असत्यम आया है, ये इसमें समास कौन सा है, किस समास का इसमें यहाँ पर प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, न्याय तत्पुरुष समास का प्रयोग इसमें हुआ है। जैसे यहाँ पर असत्यम आया है, इसकी जगह पर और अन्य उदाहरण भी आ सकते हैं, जैसे अब्राह्मण है, अब्राह्मण है, तो न ब्राह्मण जो इसका विग्रह रहेगा। और कई बार एग्जाम में इसका जो सूत्र है ये पूछ लिया जाता है, तो न्याय तत्पुरुष समास जो यहाँ पर ये रहेगा, इसमें समास आ सकता है, तो न्याय तत्पुरुष समास रहेगा। अब्राह्मण है, न ब्राह्मण है, जिसका पूर्व पद न्याय अर्थात न हो तो उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो, उसे न्याय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे यहाँ पर असत्यम है या अब्राह्मण है, तो विग्रह रहेगा न ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण। तो ये जो प्रादि तत्पुरुष समास है, इसका उदाहरण कौन सा है? दो एग्जाम में आते हैं, एक है प्रादि तत्पुरुष समास और एक है उपपद तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर जो प्रादि तत्पुरुष समास है, इसका जो उदाहरण है ये इनमें से कौन सा है? तो ये रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास सुपुरुष हैं, या एग्जाम में कई बार जा को पुरुष हैं, ये भी दिया गया होता है। तो ये भी प्रादि तत्पुरुष समास जो है इसका उदाहरण है। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या प्र आदि होता है, तो वहाँ पर ये जो है ये प्रादि तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर जो दिया गया है ये सुपुरुष हैं, या एग्जाम में और अन्य उदाहरण आ सकता है, जैसे कुपुरुष हैं, कुत्सित पुरुष हैं, या प्राचार्य हैं, प्रगताचार्य हैं। तो प्रादि तत्पुरुष समास जो है उसका ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भूतबली का है। भूतबली में समास जो कौन सा है? तो यहाँ पर जो समास है ये रहेगा ऑप्शन सी, चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुरक्षित जो सूत्र है उसे जा समास होगा, और चतुर्थी जा तत्पुरुष समास इसमें रहेगा। भूतबली भूतेभ्य बलि, तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है और सूत्र है चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेट लकार का है। लेट लकार किस काल का बोधक होता है? तो लेट काल का प्रयोग होगा भविष्यत काल में। नेक्स्ट है संस्कृत में लट लकार बोधक है, तो ये भविष्यत काल का वर्तमान काल का, ये है वर्तमान काल। नेक्स्ट है हितम मनोहारी च दुर्लभम वच है, कस्य उक्तिर अस्ति किरातोजनी में, या कहाँ से ये लिया गया? हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, तो कहाँ से ये लिया गया है? किरातोजनी से, जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। और ये जो यहाँ पर आई है, ये उक्ति किन की है? तो ये जो उक्ति है ये रहेगी यहाँ पर वनेचर की। तो वनेचर जो है वनेचर की यहाँ पर ये उक्ति है। और वनेचर कौन है? भगवान शिव जो है उनके लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है हम सभी पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं, तो इसका संस्कृत में जो अनुवाद है ये कौन सा है? इसका रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर सर्वे वयम पाणिनि व्याकरणम पठामः है। अगर कहीं पर आपको कोई जो इसमें कमी लगती है तो आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है वह गरीब को नित्य धन देते हैं, तो इसमें सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ते निर्धनेभ्य नित्यम धनानि प्रेषन्ति। अगला क्वेश्चन है एक शेष समाहारात्मक समास। तो एक शेष और समाहारात्मक जो समास है ये कौन सा है? तो यहाँ पर जो समास है ये माना गया है ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। और जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं तो वह कहलाता है द्वंद्व समास। तीन जो इसके भेद बताए गए हैं उन्हीं में से ये दो भेद यहाँ पर दिए गए हैं, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। तीसरा इसका एक और उदाहरण है इतरेतर द्वंद्व का।
तो तीनों के उदाहरण एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे इतरेतर द्वंद्व समास है, इसका उदाहरण है शिव केशव। जहाँ पर द्वंद्व में आए हुए दोनों पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है तो वहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे शिव केशव, शिव और केशव, तो दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, तो यहाँ पर शिव केशव इसमें इसका उदाहरण है। और समाहार, जहाँ पर समूह का बोध होगा तो वहाँ पर होगा समाहार द्वंद्व समास। जैसे पाणिपादम दिया गया है, पाणी चा पादव चा तेषाम समाहार है। और तीसरा जो है यहाँ पर रहेगा एक शेष द्वंद्व समास का, जैसे माता चा पिता चा, या एग्जाम में पितरों भी आ सकता है, तो पितरों का जो है यहाँ पर विग्रह रहेगा माता चा पिता चा। तो द्वंद्व समास जिसके तीन ये भेद हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रूपवधि भार्या। रूपवधि भार्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो। तो जहाँ पर अन्य पद प्रदान होगा तो वहाँ पर जो बहुब्रीहि जो है समास का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वृक्ष में पत्तर, पुष्प और फल लगते हैं, तो ये इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? संस्कृत अनुवाद जो इनमें कौन सा है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी, वृक्षेषु पत्राणि पुष्पाणि फलानि च जायन्ते। नपुंसकलिंग में जो है यहाँ पर ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आचार्य शिष्य को संस्कृत पढ़ाते हैं, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद है कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन ए, आचार्य शिष्यान् संस्कृतम अध्यापयति। नेक्स्ट है पराभव अपि उत्सव एव मानिनाम, इदम वाक्यमस्ति। तो यह जो वाक्य है या सूक्ति कहाँ से ये ली गई है? तो ये ली गई है किरात अर्जुनियम से। किरात अर्जुनियम जो है महत्वपूर्ण माना गया है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। तो पराभव अपि उत्सव मानिनाम किरात अर्जुन से ये लिया गया है, महर्षि भारद्वाज उनके द्वारा रचित है। और एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो सूक्ति जो है किसने किसको कही है या कहाँ से ये ली गई है? तो किरात अर्जुनियम का जो पहला जो सर्ग है, प्रथम सर्ग, वहाँ से ये ली गई है। और द्रौपदी इसमें महाराज जो युधिष्ठिर उनसे कहती है कि पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों की प्रजा भी उत्सव स्वरूप ही होती है। पराभव अपि उत्सव एव मानिनाम, कि पराक्रम रूपी संपत्ति वाले स्वाभिमानियों की प्रजा भी उत्सव स्वरूप ही होती है। तो द्रौपदी जो यहाँ पर ये महाराज युधिष्ठिर से इसमें कह रही है। नेक्स्ट है वर्जन्ति ते मूर्ध्या पराभवं भवन्ति मायुषीय न माइन है। तो इदम वाक्यमस्ति, तो ये जो यहाँ पर वाक्य आया है ये किसके लिए आया है, ये कहाँ से ये लिया गया है? यहाँ जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन ए, किरात अर्जुनियम जो है वहाँ से ये लिया गया है, जो महर्षि भारद्वाज उनके द्वारा रचित है। वर्जन्ति ते मूर्ध्या पराभवं भवन्ति मायुषीय न माइन है। प्रविश्य ही गणन्ति सठा तथा विधान समृता अंगिनास्ता इव ईश्व है। अर्थात मूर्ध्या ते पराभवं वर्जन्ति ये मायुषु माइन न भवन्ति ही सठा तथा विधान असमृत अंगान निशिता ईश्व है ई प्रविश्य गणन्ति। अर्थात कि मंद बुद्धि वाले वे लोग पराजय को प्राप्त करते हैं जो कपटचारियों के प्रति कपट नहीं बनते हैं, अर्थात जो दुष्ट होते हैं उनके साथ दुष्ट नहीं बनते हैं। क्योंकि धूर्त लोग जो होते हैं वो उसी प्रकार जो दुष्ट लोग जो होते हैं वो उसी प्रकार सरल निकट लोगों के रहस्य को जानकर, भीतर संपूर्ण बातों को जानकर उन्हें उसी प्रकार विनष्ट कर देते हैं जैसे तेज बाण अनाच्छादित अंगों वाले लोगों के भीतर प्रविष्ट होकर उन्हें मार डालते हैं। तो किरात अर्जुनियम जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर समेन सिद्धि मुनियो न भूवृता है, तो इदम वाक्यमस्ति। तो ये भी जो वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये भी जो वाक्य है ये किरात अर्जुनियम से लिया गया है। किरात अर्जुनियम में जितनी भी जो सूक्तियाँ हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो समेन सिद्धि मुनियो न भूवृता है, यह वाक्य किरात अर्जुनियम से लिया गया है, जो महर्षि भारद्वाज के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण कति मात्रा भवन्ति। व्यंजन जो वर्ण है इसमें
कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें ऑप्शन ए या यहाँ पर रहेगा, अर्ध मात्राएं यहाँ पर इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट है शब्दतः उच्चार्यन्ते इति, स्व रूप से उच्चारित होने वाला वर्ण इनमें से कौन से हैं? तो ये माने गए हैं स्वरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रति प्लस अ है, तो इसमें संधि कौन सी होगी? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए प्रत्यय यण, जो संधि है इको जो सूत्र उससे यण होता है, प्रत्यय जो है यहाँ पर रूप ये बनता है। नेक्स्ट है स्वागतम, इसमें भी संधि विच्छेद सु प्लस आगतम, स्वागतम, इसमें भी यण संधि जो है उसका प्रयोग हुआ है, इको जो सूत्र है ये इसमें लगेगा। नेक्स्ट है से प्लस अनम, तो यहाँ पर इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? इसका जो उदाहरण है ये रहेगा ऑप्शन बी, अयादि जो संधि है उसका ये यहाँ पर उदाहरण है, से और उसके बाद आय जाए होकर सैनम रूप ये बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर लेखम लिखा है, तो ये जो रिक्त स्थान दिया गया ये आपने फिल करना है, इसमें से आंसर ऑप्शन बी रहेगा, चत्वारः लेखम लिखा है। नेक्स्ट है अम्बुदिरस ने गैमरबो, तो इस प्रकार का जो यहाँ पर ये लक्षण है, तो ये लक्षण इनमें से किस छंद के हैं? तो ये जो लक्षण है ये रहेंगे मंदक्रांता छंद जो है उसके ये लक्षण है, और मंदक्रांता जल्दी सड़ गैमरबो नादुतात गुरुचेत, या कई बार जो आपको ये बता दिया गया है, तो ये लक्षण जो यहाँ पर मंदक्रांता जो छंद है उनके हैं, और मंदक्रांता जो छंद है इसमें होते हैं 17 वर्ण। और जो शिखरणी छंद है यहाँ पर शीर्णी, ये शिखरणी छंद है, शिखरणी जो छंद है इसमें होता है रस रुद्र छिन्न यमन से बुला के शिखरणी, और इसमें जो वर्ण है इसमें भी 17 वर्ण होते हैं। और जो उपजाति है ये इंद्रवज्र और उपेंद्रवज्र इनका मिश्रण होता है, दोनों का मिलान जो है उपजाति छंद होता है। और जो अनुष्टुप है इसके प्रत्येक पद में होते हैं 8 वर्ण। नेक्स्ट है मेघे मागे का तमय है, इति केन कथितम, ये किन के द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है यहाँ पर मल्लिनाथ सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है रिक्त सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाई, जो खाली होता है वही हल्का होता है, लेकिन जो गौरवता से पूर्ण होता है वही भारी होता है। तो इस प्रकार की जो उक्ति है ये किन की है? तो ये जो महर्षि कालिदास है इनके द्वारा ये कही गई है। नेक्स्ट है राजपथे वाहनानि सन्ति, तो यहाँ जो रिक्त स्थान है ये आपने फिल करना है, राजपथे वाहनानि सन्ति। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है रहेगा ऑप्शन सी चतस्र है। नेक्स्ट है पुस्तकानि अन्य है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हितम मनोहर च दुर्लभम वचन, हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, कस्य उक्ति इयम, तो ये जो उक्ति किनकी है ये रहेगी ऑप्शन ए वनेचर से वनेचर की। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा विज्ञाने बल आघात से भेदा सन्ति, भाषा विज्ञान में बल आघात जो है इसके भेद इनमें से कौन से हैं, या बल आघात क्या होता है? कि कभी कभी किसी बात पर जोर देकर कहने पर भी उसके स्वरूप में अंतर आ जाता है, तो उसे बलाघात कहा जाता है। जैसे हैं ही, हई हैं कह देते हैं, या करेंगे करबे करेंगे, या जाएंगे जाइबे करेंगे, दो दो ठो, तो इस प्रकार का बलाघात जो उसके उदाहरण बताए गए हैं। और यहाँ पर इसके कितने भेद हैं? इसके भेद बताए गए हैं ऑप्शन ए चत्वारः हैं 4, तो 4 भेद यहाँ पर इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट है अर्थबोध, अर्थबोध से कति प्रमुख साधनानि, अर्थबोध के जो प्रमुख साधन है ये इनमें से कितने हैं? तो इसके माने गए हैं ऑप्शन बी, अर्थबोध के 9 जो है साधन यहाँ पर बताए गए हैं।
नेक्स्ट है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य किम काव्यम। तो ये जो यहाँ पर काव्य है ये कौन सा है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम। तो यह आचार्य जो मम्मट है उनके द्वारा 3 प्रकार के जो है यहाँ पर काव्य के भेद माने गए हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न काव्य। उत्तम जो काव्य उसे ध्वनि काव्य कहा गया है, मध्यम काव्य को कहा गया है गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और जो निम्न काव्य इसे कहा गया है चित्तर काव्य। तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, मध्यम काव्य जैसे कहा गया है। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम। और ये होता क्या है, अर्थात अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्यम तो मध्यम काव्यम, अर्थात उस प्रकार के व्यंग्य अर्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य नामक दूसरे प्रकार का काव्य होता है जो मध्यम काव्य कहलाता है। या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जहाँ पर वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कारता न पाई जाए तो उसे मध्यम काव्य कहा जाता है। तो ये एग्जाम में जाए इनके बारे में पूछा जाता है कि काव्य के कितने भेद आचार्य मम्मट के द्वारा माने गए हैं, 3, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। उत्तम को ध्वनि काव्य, मध्यम को गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और जो निम्न है से चित्तर काव्य, या कहीं कहीं पर आपको अधम काव्य भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अधोनिर्दिष्टेषु साध्यावसान लक्षणा या उदाहरणम। तो यहाँ पर जो साध्यावसान लक्षणा जो है इसका उदाहरण कौन सा है, तो इसका जो यहाँ पर उदाहरण माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, गंगायाम घोष है, गंगा में घर है। तो इसका जो बाद होकर ये अर्थ समझना चाहिए कि गंगा के किनारे पर घर है। नेक्स्ट है वयोयोगे नायिका की दृश्य है। वयोयोग में जो नायक है ये किस प्रकार का है, तो इसमें जो नायक है ये माने गए हैं ऑप्शन सी, धीरोदत्त। नेक्स्ट है शिवाचार्य है। संधि विच्छेद इसमें कौन सा है, इसका जो संधि विच्छेद है रहेगा ऑप्शन ए, शिव प्लस आचार्य है, शिवाचार्य है तो विसर्गों को ओ और अन्य कार्य होकर जाए शिवाचार्य है। नेक्स्ट है भू धातु रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका रूप रहेगा ऑप्शन सी, भुवानी। नेक्स्ट है भू धातु लिट लकार में, तो इसका सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भविष्यति। नेक्स्ट है प्रश्न पद, प्रश्न पदम अत्तर समास है, प्रश्न पद में समास, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। और नेक्स्ट है यहाँ पर अहरह अत्तर का समास है, इसमें अहरह में समास कौन सा है, तो इसमें माना गया है ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। तो अहरह जो है इसमें द्वंद्व समास है। और अहन जो है इसका अर्थ होता है दिन और रात, उसमें जो है इसका प्रयोग होता है। अगर एग्जाम में ये जो पूछा जाए कि ये जो द्वंद्व समास है इसके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद इसके बताए गए हैं, एक्सेस, समार और इतरेतर द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो संस्कृत प्रैक्टिस आर्ट से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।